कमला नगर में हीरा नाम का एक डाकू रहता था। एक दिन डकैती के बाद उनके पीछे पुलिस लग गई। सभी डाकू हीरा के साथ घोड़ों पर भागने लगे। भागते भागते हीरा बहुत दूर निकल आया और थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक पेड़ से एक बड़ा सा फल उसके सिर पे आ गिरा। जब हीरा को होश आया तो वह सब भूल चुका था। हीरा इधर उधर भटकने लगा। भूखा प्यासा हीरा एक बुढ़िया को मिला। अरे अम्मा, थोड़ा पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे राजू बेटा, तू आ गया। बूढ़ी अम्मा अंधी थी। उसका बेटा राजू उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वह हमेशा उसका इंतजार करती रहती। ले बेटा, कुछ खा ले, भूख लगी होगी ना। और हाँ, तू आ गया है ना, अब कल से कुल्फी बेचने जाना, आज रात जमा दूंगी। अगले दिन हीरा राजू की तरह कुल्फियां बेचता है। बुढ़िया अब उसे अपनी माँ लगती है। वह उससे बहुत प्यार करता है। उधर हीरा की टोली के डाकू उसे हर जगह ढूंढते हैं। टोली के डाकू हीरा सरदार की तलाश में दूर दूर तक ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक एक डाकू ने हीरा को कुल्फी बेचते हुए देखा। अरे सरदार, आपकी ये क्या हालत हो गई है? लेकिन हीरा को कुछ याद नहीं था। कौन हो भाई? मेरा नाम हीरा नहीं, राजू है, राजू। कुल्फी खानी है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सरदार, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका शेर हूँ, शेर, पहचानो मुझे। शेरा बहुत प्यार से हीरा को समझाता है, लेकिन हीरा उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं होता। शेरा हीरा का पीछे करते करते उसके घर पहुंच जाता है और हीरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। इसी बीच शेरा हीरा को धक्का देता है। हीरा एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और जैसे ही वह खड़ा होता है उसे सब याद आ जाता है। अबे शेरा, मुझे क्यों पीट रहा है तू? और कहाँ हूं मैं? शेरा हीरा को पूरी बात बताता है। शोर सुनकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकल जाती है और कहती है, कौन है जो मेरे बेटे को मार रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पुराना दोस्त है। और हीरा डाकू ने अपने जान बचाने वाली अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बुढ़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका राजू जो मिल गया था। मटन सूप वाला रामू नानक नगर में रहता था। वह नगर के बाजार में मटन सूप का ठेला लगाता था। वह काफी अच्छा मटन सूप बनाता था। उसका बनाया सूप पीने लोग दूर दूर से आते थे। अरे भाई, आज बाजार आए हैं तो रामू के यहाँ का मटन सूप पिए बिना नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, तो चलो, देर किस बात की है। वह दोनों रामू के ठेले पर जाते हैं। भैया, एक प्लेट मटन सूप देना। कैसा चाहिए साहब, तीखा या नॉर्मल? अरे वाह, तुम्हारे पास तो मटन सूप की भी कई वैरायटी है। अच्छा चलो, तीखा ही दे दो। वह दोनों मटन सूप पीकर रामू की तारीफ करते हैं। जी शुक्रिया जनाब। इसी तरह समय बीतता जाता है और रामू का मटन सूप और भी मशहूर हो जाता है। एक दिन एक लड़का और लड़की रामू के ठेले पर सूप पीने आते हैं। भैया, तुम्हें तो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अरे नहीं बहन जी, ये कंपटीशन वगैरह हमारे बस की बात नहीं। क्यों रामू, तुम तो इतना अच्छा मटर सूप बनाते हो। अरे नहीं साहब, यह सब तो आप बड़े लोगों की सोच है। मैं तो बस आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वह लड़का और लड़की रामू को कुकिंग कंपटीशन का फॉर्म देकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को घर पहुंचकर रामू फॉर्म देखता है और कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपना मन बना लेता है। कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहले ही दिन बाकी सभी प्रतियोगी रामू का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो भाई, यही दिन देखने बाकी थे, अब तो यहाँ ठेले वाले भी हिस्सा लेने लगे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन लोगों को खान पान का क्या पता। हाँ, यूं ही आ गए मुंह उठाकर। रामू उनकी बात पर ध्यान न देकर अपने खाने पर ध्यान देता है और पहले ही राउंड में जजेस की निगाह में आ जाता है। अरे वाह रामू,
तुमने तो बड़ी स्वादिष्ट डिश बनाई है। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। और प्रतियोगिता के हर राउंड में वह अच्छा खाना बनाकर वह खाना बनाने की प्रतियोगिता जीत जाता। जज रामू को इनाम देते हुए कहते हैं, आज रामू ने यह साबित कर दिया कि हुनर किसी में भी हो सकता है। शाबाश रामू। जी शुक्रिया सर, मैं यहाँ पर किसी को गलत साबित करने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना हुनर दिखाने आया था। रामू इनाम के पैसों से नगर के बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और अपने मटन सूप के काम को और आगे बढ़ाता है। सीख, मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इडली वाली की सफलता। प्रभा देवी आज शहर की एक मशहूर बिजनेस वूमन है। उनके कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन घमंड उनके आसपास भी नहीं भटकता। उनके 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां हैं। एक दिन पूरा परिवार प्रभा देवी के पास बैठा था। तभी उनके पोते ने पूछा, दादी दादी, क्या हम लोग शुरू से ही इतने पैसे वाले हैं? होटल, रेस्टोरेंट ये किसने खोले? यह सुनकर प्रभा देवी हंसने लगती है और बताती है, अरे नहीं बेटा, तेरे दादाजी तो एक गांव के किसान थे। हमारी जमीन बंजर हो गई। उसके बाद मैं और तुम्हारे दादाजी शहर आ गए। यह बताते बताते प्रभा देवी अपने भूतकाल में चली जाती है, जब वह और उनके पति शंकर गांव से शहर आए थे। शंकर मिल में मजदूरी करते थे और प्रभा उनके लिए घर में खाना बनाती थी। अरे प्रभा, खाना लाओ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। क्या बनाया है आज खाने में? आज मैंने सांभर चावल बनाए हैं। क्या प्रभा, आज भी सांभर चावल? कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ की इडली नहीं खाई। कल ही बना दूंगी। अगले ही दिन प्रभा ने शंकर के लिए इडली और चटनी बनाई। अरे वाह प्रभा, मजा आ गया इडली खाकर। अच्छा प्रभा, मैं काम पर चलता हूँ। शंकर अपने काम पर चला जाता है। तभी गली में खेल रहे कुछ बच्चों को प्रभा बाकी बची इडली खाने को देती है। इस तरह समय बीतता जाता है। आस पड़ोस और शंकर के दोस्त जो भी प्रभा की बनाई इडली खाते हैं, तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। एक दिन शंकर ने जब मिल में दोपहर का खाना खाने के लिए इडली का डब्बा खोला, इतने में मिल के मालिक वहां से निकलते हैं। जैसे ही वह शंकर के पास आए तो इडली और चटनी की स्वाद भरी खुशबू के प्रभाव से इडली और चटनी खाए बिना नहीं रह सके और उन्होंने पूछा, यह इडली और चटनी किसने बनाई है? मेरी पत्नी ने जनाब। अरे वाह, इतनी स्वाद इडली और चटनी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। अगले ही दिन मिल का मालिक शंकर से कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर उनके घर आए और शंकर प्रभा को लेकर मिल के मालिक के घर जाता है। अच्छा, तो तुम हो प्रभा? बहुत स्वादिष्ट इडली और चटनी बनाती हो तुम। वहां पर प्रभा को अपने एक पारिवारिक समारोह के लिए मिल का मालिक इडली बनाने का ऑर्डर देते हैं। शंकर और प्रभा चाहते हुए भी मना नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने इडली बनाकर बेचना शुरू किया और देखते ही देखते मेहनत और लगन से पूरे शहर में मशहूर हो गए। तो बच्चों, ऐसे हुई थी हमारे व्यापार की शुरुआत। अरे वाह दादी, आपने और दादाजी ने बहुत मेहनत की है। आज आपकी सफलता की कहानी सुनकर हम लोगों की नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, इंसान को मिले हुए मौके की कदर करनी चाहिए। हेलीकॉप्टर वाला। मदन लाल एक पायलट थे। उन्होंने अपनी सारी उम्र हर तरह के हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाए थे। वह अपने काम में काफी माहिर थे। आज तक उन्होंने कभी भी किसी उड़ान में कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट लेकर अपने गांव में रहने का विचार किया। रिटायरमेंट वाले दिन, मदन लाल जी, आप रिटायर हो रहे हो? क्यों? आप तो अभी भी हेलीकॉप्टर और जहाज चलाने के काबिल हैं। अब आपके आगे के प्लान क्या हैं? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, अभी कुछ दिन आराम करूंगा।
रिटायरमेंट पार्टी खत्म होते ही मदन लाल अपनी पत्नी सुधा के साथ अपने गांव में आकर रहने लगते हैं। उनका गांव एक पहाड़ी क्षेत्र पार करके था, जहां आने जाने के लिए नदी और पहाड़ पार करने पड़ते थे, और वहां आने जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क थी। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन काफी तेज बारिश होने के कारण गांव की ओर आने वाली एकमात्र सड़क बंद हो जाती है। मदन लाल और उनकी पत्नी बारिश रुकने के बाद जब गांव से गुजर रहे होते हैं, तब गांव के अस्पताल के बाहर उन्हें शोर सुनाई देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? क्या बताऊं सर, हमें तो आदत ही हो गई है। जब भी बारिश होती है तो बीमारियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन सड़क बंद हो जाती है, और इलाज के लिए किसी को भी हम यहाँ से शहर नहीं ले जा सकते। जैसे कि इस औरत को ही देख लीजिए, कितनी बीमार है ये। गांव का सरपंच कहता है, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं मदन लाल जी, हम सब भगवान के भरोसे ही हैं, पर भगवान भी क्या कर लेंगे, ऊपर से कोई चमत्कार तो नहीं कर सकते। मदन लाल यह सुनकर वहां से चले जाते हैं, और अगले ही दिन गांव के कुछ मजदूरों को लेकर घर के पास वाले खेत में एक जगह को पक्का करना शुरू कर देते हैं। ये आप क्या कर रहे हो जी? मैं यहाँ हेलीपैड बना रहा हूँ सुधा। मैंने चिमन भाई से बात की है, उनके पास एक अच्छी हालत में और सही दाम में एक हेलीकॉप्टर बिकाऊ है। मैं उसे खरीद कर गाँव वालों की मदद करूंगा। हेलीपैड बनने के बाद मदन लाल शहर जाते हैं और चिमन भाई से हेलीकॉप्टर खरीद कर गाँव लेकर आते हैं। गाँव वाले हेलीकॉप्टर देखकर खुश हो जाते हैं। मदन लाल सबसे कहते हैं, सरपंच जी, डॉक्टर साहब, यह हेलीकॉप्टर सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं लिया है, यह सब गाँव वालों के लिए है। अब इस गांव में सड़क बंद होने पर किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी, काश हर गांव में आप जैसा एक आदमी हो। जी मदन लाल जी, आप जैसी सोच देखकर मैंने भी इसी गांव में रहकर सेवा करने का सोचा है। और अब मदन लाल को सब हेलीकॉप्टर वाला के नाम से जानने लगते हैं, और उस गांव में खुशहाली आ जाती है। सीख, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा है। Please subscribe.